नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ह्यूमरस के बारे में। जैसे कि गाइस मैंने पिछली वीडियो में जो है कि क्लैविकल और स्कैपुला के बारे में बता चुका हूँ। अब गाइस हम बात करते हैं ह्यूमरस के बारे में। तो ह्यूमरस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है अपर आर्म की और लॉन्गेस्ट बोन भी है अपर आर्म की, ठीक है। तो ह्यूमरस, ठीक है। अब हम इसको ना जो ह्यूमरस को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो इसका लोअर एंड, एक इसकी शाफ्ट और एक इसका अपर एंड। तो गाइस सबसे पहले हम इसका साइड डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। तो साइड डिटर्मिनेशन करने से पहले अगर इसकी नेमिंग हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी करते हैं नेमिंग, ठीक है। अपर आर्म, अपर एंड की पहले सबसे पहले हम बात करते हैं अपर एंड की। अपर एंड में जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं जनरली हमारे, 2 3 4 5 6। 6 कौन कौन से हैं हमारे? एक तो होती है हमारी एनाटॉमिकल नेक, एक होती है हमारी लेसर ट्यूबरकल, एक होता है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल, एक होता है हमारा इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, एक होता है हमारा सर्जिकल नेक, ये सर्जिकल इंपॉर्टेंस के लिए होती है इसलिए इसे सर्जिकल नेक कहते हैं। एक होता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो गाइस जो मॉर्फोलॉजिकल नेक है, तो इन सबको एक एक करके मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये है, ठीक है। तो ये इसका अपर एंड है, तो इसका साइड डिटर्मिनेशन कर लेते हैं हम। तो देखो ये राउंडेड हेड जो होता है, राउंडेड हेड जो होता है वो मीडियली होता है बैकवर्ड, ठीक है। अब देखो ये राउंडेड हेड है, ये मीडियली बैकवर्ड करके देखते हैं हम इसको, ठीक है। और यहाँ 2 गड्ढे होते हैं, इनके नाम मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये कोरोनोइड फोसा होता है, ये रेडियल फोसा होता है और ये ओलेक्यूनोइड फोसा होता है। तो उसको मेमोराइज हम साइड डिटरमाइन ऐसे कर सकते हैं कि जो ये लेसर ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल को हम एंटीरियरली फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। और जो 2 गड्ढे हैं इनको हम आगे कर दें, और जो एक गड्ढा है यानी कि ये फोसा जो है, ओलेक्यूनोइड फोसा जो है, इसको हम पीछे कर दें, ठीक है। और कोरोनोइड फोसा और रेडियल फोसा को हम आगे वाली साइड कर दें, एंटीरियर साइड रहने दें। तो देखिए गाइस, अगर हम इसको राइट साइड की मान लें, ठीक है। अगर हम इसको राइट साइड की बोन मान ले रहे हैं एक बार को, मानने के बाद देखो, अगर हम मान लीजिए ये वाला ट्यूबरकल हमने आगे कर दिया, ठीक है, कर दिया आगे। अब ये ट्यूबरकल आगे करने के बाद ये मीडियल नहीं रहा, ये लेटर हो जाएगा। चलो हम मानते हैं इसको हमने मिडल कर दिया। अगर हम इसको मिडल कर देंगे, मिडल करने के बाद देखो फिर वो जो ट्यूबरकल था, लेसर ट्यूबरकल, वो पीछे हो गया। तो इसका मतलब ये राइट साइड की है ही नहीं। अब हम इसको लेफ्ट साइड की करके देखते हैं। देखो लेफ्ट साइड की करके देखते हैं, लेफ्ट साइड की करके देखने के बाद ये जो हेड है वो मीडियल हो गया, देखो हो गया मिडल, मीडियल साइड हो गया। अब मीडियल साइड हेड होने के बाद लेसर ट्यूबरकल भी देखो आगे की साइड आ रहा है, देखो आगे की साइड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेफ्ट साइड की बोन है, ठीक है। तो हम एग्जामिनर के सामने ऐसे कहेंगे, सर दिस इज द बोन, दिस इज बोन ऑफ अपर आर्म, आर्म एंड ऑफ राइट साइड, ह्यूमरस, इट इज़ अ ह्यूमरस बोन ऑफ आर्म ऑफ राइट साइड, ऐसे करके बोलना होता है, ठीक है। और जिस तरफ की होती है उस तरफ के हाथ में पकड़ना होता है आप लोग को, ठीक है। तो अब जो हमारे यहाँ नाम लिखे हुए हैं मैं उनको एक करके समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं हम एनाटॉमिकल नेक की। तो एनाटॉमिकल नेक जो होती है हमारी, वो होती है जैसे कि जो उसका हेड ऑफ ह्यूमरस है ना, तो हेड ऑफ ह्यूमरस जहाँ से ये डिस्टिंक्टली डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ से चिकनी चिकनी है, यहाँ पे देखो रफनेस शुरू हो गई, तो ये जो पोर्शन है ये एनाटॉमिकल नेक है। अब लेसर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल एक ट्यूबरकल होता है जो कि स्मॉल इन साइज है, तो इसको हमने लेसर कह दिया। और ये ग्रेटर ट्यूबरकल, ये ग्रेटर इन साइज है, तो इसको हमने ग्रेटर ट्यूबरकल कह दिया। और इन दोनों के बीच में एक गड्ढा है, ग्रूव है, सल्कस है, जैसे हमने कह दिया इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। सल्कस जो होता है किसी गड्ढे को, ग्रूव को कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्जिकल नेक की। सर्जिकल नेक जो पाई जाती है वो इसी जगह पाई जाती है, और जो सर्जिकल नेक जो होती है वो अपर एंड और शाफ्ट को डिवाइड करती है। और उससे ठीक 5 सेंटीमीटर नीचे हमारी मॉर्फोलॉजिकल नेक पाई जाती है, जिसको हम एपिफाइसल नेक भी कहते हैं, ठीक है। तो इन 3 के बारे में लिखते हैं, बड़े कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं ये। एक तो हमारी एनाटॉमिकल नेक,
एनाटॉमिकल नेक डिवाइड हेड विद हेड एंड रिमेनिंग पार्ट। और जो सर्जिकल नेक होती है वो हमारी अपर एंड को शाफ्ट से डिवाइड करती है, डिवाइड अपर एंड शाफ्ट ऑफ बोन। और जो मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है इट इज प्रेजेंट 5 सेंटीमीटर बिलो 0.5 सेंटीमीटर बिलो सर्जिकल नेक। ठीक है गाइस, तो अपर एंड में हमारा इतना ही था। अब हम बात करते हैं शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट, तो शाफ्ट जो है उसको हमने दो हाफ में तोड़ दिया। एक तो हो गया हमारा अपर हाफ और एक हो गया हमारा लोअर हाफ। तो जो अपर हाफ है हमारा वो होता है राउंडेड और जो लोअर हाफ है वो होता है हमारा ट्रायंगुलर। वो कैसे होता है मैं आपको बोन के थ्रू समझा रहा हूँ। देखो ये रहा हमारा, ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है। ठीक है, तो देखो अपर देखो ये राउंडेड सा है और देखो यहाँ से देखो ध्यान से इसको, ये ट्रायंगुलर। देखो एक बॉर्डर ये रहा, एक बॉर्डर ये रहा, एक बॉर्डर ये गया, मतलब 3 बॉर्डर हैं। और देखो 3 सरफेस हैं, 1 2 और 3 सरफेस, 3 बॉर्डर हो गए, 1 2 और 3 बॉर्डर। तो ये वाला एरिया जो है हाफ जो लोअर साइड है वो ट्रायंगुलर होती है और जो अपर है देखो ये सर्कुलर है, इसमें कोई ना बॉर्डर दिख रहा है अच्छे से, ना कोई सरफेस दिख रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको सारे बॉर्डर और सरफेस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे से ये वाला एरिया ट्रायंगुलर एरिया, इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ। ठीक है, ऐसे काटने के बाद ऊपर से देखूंगा। ठीक है, ऐसे ऊपर से देखूंगा तो जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा वो देखो कैसा होगा, कुछ वो होगा हमारा तो ये रहेगा अपना क्या, एंटीरियर बॉर्डर। अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो ये एक हो जाएगा इनमें से लेटरल बॉर्डर। अभी डिपेंड करेगा हमने राइट वाली काटी है या लेफ्ट वाली काटी है, तो उतना तो आप समझ सकते हैं। अगर मैं ऐसे बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये राइट वाली काटी है मैंने। अगर ये लेटर साइड रख रहा हूँ मैं, अगर इसको मीडियल रखूँगा तो मीडियल बॉर्डर। अब जो लोअर हाफ है इसकी क्या है, 3 बॉर्डर हैं और 3 सरफेस हैं। तो 3 बॉर्डर तो हमारे ये हो गए, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। अब सरफेस, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई। तो ये एंटीरियो लेटरल सरफेस, एंटीरो लेटरल सरफेस। ये हो गई हमारी पोस्टीरियर सरफेस। और ये हो गई हमारी एंटीरो मीडियल सरफेस। अब ऊपर तो सर्कुलर सरफेस थी, नीचे आके 3 बॉर्डर और 3 ये कैसे बन गए वो मैं आपको अभी एक और डायग्राम से समझा दूंगा, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 3 सरफेस कौन कौन सी हो गई हमारी, 3 सरफेस हो गई हमारी, एंटीरियो मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियो लेटरल सरफेस। और 3 बॉर्डर हो गए हमारे एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। अब हम इनकी इंडिविजुअल, सबसे पहले अब हम बात करते हैं, ऊपर हमने एक टर्म पढ़ा था यहाँ पे इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। तो जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस था उसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, उससे आपको ये सारे बॉर्डर और सरफेस कवर हो जाएंगी। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, देखो गाइस ये था हमारा, ये हमारा इंटरट्यूबरकुलर सल्कस।
इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो देखो एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन बनना है, ऐसे करके बनना है गाइस ट्रायंगुलर डिप्रेशन, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब ट्रायंगुलर डिप्रेशन बनना है तो क्या होता है, इसको मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, जैसे कि ये बन गया ट्रायंगल, ठीक है। अब गाइस देखो ये रहा ट्रायंगुलर डिप्रेशन, तो इसका एक तो देखो ये रहा मीडियल लिप और ये रहा लेटरल लिप, ठीक है। ये रहा लेटरल लिप और ये रहा मीडियल लिप, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, ठीक है। तो मैं इसको बना देता हूँ लेटरल लिप, लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। जब ये लेटरल लिप है तो ये हो जाएगा मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। अब गाइस देखो 3 बॉर्डर थे हमारे, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो ये जो मीडियल लिप है, ये मीडियल लिप को अगर हम ऐसे खींचते चले जाएं, खींचते चले जाएं, खींचते चले जाएं, तो देखो ये जाके क्या बना रहा है, ये बना रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट। बना रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट, नहीं बना रहा? ध्यान से देखो, देखो इसको मीडियल लिप को यूं नीचे ले जाओ, ले जाते देखा जाएगा तो ये मीडियल बॉर्डर बना रहा है। तो ये क्या बना रहा है नीचे जाके, मीडियल बॉर्डर बना रहा है, मीडियल लिप बना रहा है, मीडियल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट। और लेटरल को देखो जरा ध्यान से, ये जो लेटरल था ये रहा लेटरल, ये लेटरल को आगे खींचते हुए ले जाएंगे, खींचते हुए ले जाएंगे, खींचते हुए ले जाएंगे, तो देखो क्या बना रहा है, ये बना रहा है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ शाफ्ट। तो ये बना रहा है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। अब देखो ये था इसका फ्लोर, था फ्लोर नहीं था, देखो ये वाले फ्लोर की बात कर रहे हैं हम, ये फ्लोर था। अगर हम इस फ्लोर को खींचते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, तो देखा ये बना रहा है एंटीरियो मीडियल सरफेस। देखो एंटीरियो मीडियल सरफेस क्या बना रहा है, एंटीरियो मीडियल सरफेस। तो ये बना रहा है हमारा फ्लोर, बना रहा है हमारा एंटीरो मीडियल। जब आपके हाथ में बोन होगी ना तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, रटना नहीं पड़ेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। एंटीरियो मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो ये इतने टर्म समझ में आ गए आप लोगों को, ठीक है। अब जो 3 सरफेस थी हमारी, एंटीरियो लेटरल, एंटीरियो मीडियल और पोस्टीरियर, तो इनमें से एंटीरियो, मैं दोबारा से लिखता हूँ, 3 सरफेस थी हमारी, ये थी हमारी सरफेस एंटीरो लेटरल, एंटीरो मीडियल और पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियो लेटरल थी उस पर हमारी डेल्टा ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा बोन में इतने अच्छे से वैसे क्लेरिफाई है नहीं, लेकिन जो रियल बोन होती हैं ये सारी फाइब्रस बोन्स हैं, तो इनमें इतने अच्छे से स्ट्रक्चर्स क्लेरिफाई नहीं होते हमारे। लेकिन जो ओरिजिनल बोन्स होती हैं, मतलब जो ह्यूमन बोन्स होती हैं, उनमें एक एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लेरिफाई होता है। तो देखो ये रहा एंटीरो लेटरल, तो बस देख लीजिए, समझ लीजिए, वैसे ऐसा इसमें साफ क्लियरली विजुलाइज होगा नहीं। ये है हमारी एंटीरो लेटरल सरफेस जो होती है, तो ये थी हमारी एंटीरो मीडियल, ये थी हमारी एंटीरो लेटरल। तो इसी एंटीरो सरफेस पे ये जो ट्यूबरोसिटी दिख रही है आपको, बाहर दिख रहा है, यही है हमारे डेल्टा ट्यूबरोसिटी, ठीक है। और जो एंटीरो मीडियल है वो जो होता है, जो एंटीरो मीडियल है वो फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस के फ्लोर से बनता है। ये मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ, देखो तो यहीं दोबारा यही लिखना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अराइज फ्रॉम
इंटरट्यूब फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। और पोस्टीरियर जो है हमारा, पोस्टीरियर साइड में एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है हमारा, ये हमारा क्लिनिकली इम्पोर्टेंट होता है। पेन कहाँ गया? ये हमारा क्लिनिकली इम्पोर्टेंट होता है, इसे हम कहते हैं रेडियल ग्रूव। ये क्यों क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है? अक्सर जो फ्रैक्चर्स होते हैं ना हमारे, वो फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो इसी रीजन में होते हैं, जिसकी वजह से दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इस रेडियल ग्रुप में। पहला, दूसरा। पहला होता है हमारा रेडियल नर्व, जो आपको मैं ब्रैकियल प्लेक्सस बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगी। और दूसरा होती है प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी। प्रोफंडा का मतलब होता है डीप, तो जो डीपली प्रेजेंट होती है ब्रैकाई आर्टरी, उसी को हम प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी कहते हैं। तो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस रेडियल ग्रुप में के पास होते हैं, जो कि डैमेज हो जाते हैं फ्रैक्चर होने की वजह से। अरे जब कोई फ्रैक्चर होगा, मान लीजिए ये रेडियल ग्रुप यहाँ पे होता है, ये रहा रेडियल ग्रुप, ये आपको थोड़ा सा तिरछा सा दिख रहा है ना, ये रेडियल ग्रुप है, ठीक है। तो जो रेडियल ग्रुप है इसमें अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पा रहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप जब ओरिजिनल बोन्स अपने कॉलेज में देखेंगे जाके तो उसमें अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे कहाँ रेडियल ग्रुप है, कहाँ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है। तो जो रेडियल ग्रूव है, लेकिन होता पोस्टीरियर सरफेस में, इतना आप ध्यान रखेंगे, मैं एग्जामिनर को बता देंगे तो काफ़ी होगा, ठीक है। तो जो रेडियल ग्रूव है उसमें रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी होती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के दौरान ये दोनों स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि जो रेडियल नर्व मसल को सप्लाई करती है वो सप्लाई बंद हो जाएगी, और जो प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी है वो जो ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर्स, वो मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। इसलिए ये क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है हमारा पोस्टीरियर सरफेस पे रेडियल ग्रुप जो होता है। तो गाइज इसी के साथ हमने कवर कर लिया है अभी तक शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस एंड अपर एंड ऑफ ह्यूमरस। तो गाइज अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। जी लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस लोअर एंड में क्या होता है कि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो जॉइंट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एल्बो जॉइंट के, और आर्टिकुलेशन होता है, तो वो हमें इंटरेस्टिंग से लगते हैं। जैसे कि अब मैं आपको लोअर एंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, सबसे पहले गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सारा लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप देखो, आपको जब पहली बार आप बोन पढ़ेंगे, डीएच में जाएंगे अपने कॉलेज के, तो आपको सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब कुछ दिन बाद जब आप दोबारा मेमोराइज करेंगे तो वापस सब कुछ सारा पढ़ना ना आपके लिए काफ़ी सारा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई सिलेबस इतना होता है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक MBBS स्टूडेंट हूँ। तो गाइज आपके लिए क्या करना है कि छोटे छोटे नोट्स बना के रखने हैं, ताकि आप जब वापस बोर्ड पढ़ो तो आपको सारी की सारी थ्योरेटिकली बुक ना पढ़नी पड़े, सिर्फ नोट्स को एक बार देख लो, उसके बाद बोन हाथ में ले लो, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये। बाकी आप देखो बुक से जब पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन बुक में तो बहुत कुछ लिखा होता है, वो सब कुछ पढ़ने का थोड़ी ना होता है। तो अब लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस की बात करते हैं। तो इसमें जो होते हैं हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो जॉइंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि ट्रॉक्लिया और कैपिटुला। ये होता क्या है मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो हमारे स्ट्रक्चर्स, पहला स्ट्रक्चर है हमारा कैपिटुलम। तो कैपिटुलम तो कैपिटुलम जो था हमारा वो रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। कैपिटुलम जो था हमारा वो रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है, और ये लेटरल साइड पाया जाता है। ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, वही कैपिटुलम है। तो इट इज रेडियली राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट द हेड ऑफ द रेडियस, एज रेडियस इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड। तो देखिए गाइज मैं आपको रेडियस बोन दिखा दे रहा हूँ, ये है रेडियस बोन, राइट साइड की है, लेफ्ट साइड की है सॉरी। तो देखो ये इसके साथ ऐसे ये आर्टिकुलेशन चलता है इसका। जो कैपिटोला का हेड है, वो कैपिटोला का हेड रेडियस के हेड से आर्टिकुलेट करता है और ये एल्बो जॉइंट बनाता है। तो और गाइज तो इतना ही है कैपिटोला के बारे में। और ये लेटरली साइड फाउंड होता है, तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट हैं, वो लिख देता हूँ मैं। लेटरली फाउंड and it is rounded and
आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ ह्यूमरस। ये 3 पॉइंट हैं कैपिटुला के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रोक्लिया के बारे में। ट्रोक्लिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब हम वॉक करते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे ट्रोक्लिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है हमारे वॉकिंग के दौरान, मोस्टली इन वूमेन, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इट इज़ अ पुली लाइक स्ट्रक्चर। ट्रोक्लिया जो होता है देखो एक पुली लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि देखो ये पुली दिख रहा है तुम्हें, ऐसा पुली लाइक स्ट्रक्चर है, इन विच इट आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लियन नॉच ऑफ अल्ना। तो जो अल्ना होती है हमारी, अल्ना, अल्ना में क्या होता है, इसको ट्रोक्लियन नॉच कहते हैं। तो ये इसके साथ आर्टिकुलेट करता है, जैसे कि ऐसे ये आर्टिकुलेट कर रहा है। और जब ये आर्टिकुलेट करता है इन विच आर्टिकुलेट विद द नॉच ऑफ द अल्ना। अब होता क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए, आप भी ये लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ये तो हो गया लेटरल साइड और ये हो गई मीडियल साइड। तो जो मीडियल साइड वाला है वो देखो 6 mm लगभग ऊंचा होता है, 6 mm ऊंचा होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये इससे आर्टिकुलेट करेगा, तो जब इससे आर्टिकुलेट करेगा तो असल में ये सीधा नहीं रहेगा, ये लीनियर नहीं रहेगा। ये 6 mm इसके ऊंचे होने की वजह से ये जो है थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। जब ये 6 mm ऊपर है तो ये सीधा तो रह नहीं सकता, क्योंकि ये तो प्लेन है और ये 6 mm इधर से ऊपर है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन ऐसे ना हो के ऐसे होगी, थोड़ी सी कुछ डिग्री एंगल ज़्यादा होगा। तो ये जो एंगल होता है इसी को हम कैरिंग एंगल कहते हैं, कैरिंग एंगल। अब होता क्या है ट्रोक्लिया, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता हूँ इसके। इट इज़ ए पुली लाइक स्ट्रक्चर। It is a pulley-like structure in which it articulate with the trochlear notch of ulna। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, कैरिंग एंगल, CARRYING, कैरिंग एंगल। अब कैरिंग एंगल क्या होता है कि जो मीडियल एज होती है, मीडियल एज ऑफ ट्रोक्लिया is 6 mm below than lateral edge। जो lateral edge है उससे 6 mm below होता है, जिसकी वजह से एक एंगल प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू विच एन एंगल प्रोड्यूस कॉल्ड कैरिंग एंगल। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि वुमेन के केस में ज़्यादा होता है प्रोमिनेंस। क्यों होता है, जो वुमेन्स की जो हिप्स होते हैं ना वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, और जो मैन के होते हैं कंपेरेबल कम होते हैं। तो जब चलेंगे हम, आप विजुलाइज करिए, एक बार चल के देखिए, जब चलेंगे ना हाथ हिलाते हुए चलते हैं हम, तो हमारे हाथ हमारे हिप से नहीं टकराते, थोड़े से कर्व्ड रहते हैं वो साइड में, इस तरह से रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे हिप से नहीं टकराते। और इवन वुमेन के केस में क्या होता है, हिप्स ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, तो उनके केस में ये एंगल और ज़्यादा ब्रॉड होता है, ताकि उनके हिप से उनके चलते वक्त उनके हाथ ना टकराएं। तो गाइस इतना ही था ये स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो ये 2 स्ट्रक्चर्स तो एल्बो जॉइंट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा आप। तो वो होते हैं हमारे पहला था, तीसरा हमारा था क्या था हमारा, जो मीडियल एपिकॉन्डाइल, एंड इसी में बता दे रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना है, इसके बारे में कुछ नोट नहीं है। लेटरल एपिकॉन्डाइल, और होता है हमारा लेटरल एंड मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, रिजे को बाहर को कहते हैं। और 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स और हैं हमारे, इनके बारे में एक एक लाइन है।
वो है हमारे कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, ओलेक्रोनोन फोसा। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ, जैसे मैं स्टार्टिंग बताया था कि साइड डिटर्मिनेशन के लिए क्या करना है आपको, आगे दो गड्ढे हुए हैं मतलब दो फोसा हैं और पीछे एक फोसा है, तो इन दो फोसा जो हैं ये है हमारा कोरोनॉइड फोसा, ये है हमारा रेडियल फोसा, और जो पीछे वाला फोसा उसको हम कहते हैं ओलेक्रोनोन फोसा। तो जो रेडियल फोसा और ये जो फोसा हैं ये तो हैं हमारे एंटीरियरली, एंटीरियर साइड। कौन कौन से, रेडियल फोसा और कोरोनॉइड फोसा। और जो ओलेक्रोनोन फोसा है ये है हमारा पोस्टीरियर साइड। अभी आर्टिकुलेट क्या क्या करते हैं, ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। ये हमारी अल्ना, तो जो अल्ना में क्या होता है कि ये होता है हमारी कोरोनॉइड प्रोसेस और ये होती है हमारी ओलेक्रोनॉइड प्रोसेस। तो जब हमारा हाथ फ्लैक्स होता है, जब फ्लैक्स हुआ तो जो कोरोनॉइड प्रोसेस थी वो कोरोनॉइड फोसा में अंदर घुस गई, और जब हमारा हाथ एक्सटेंड हुआ तो पीछे से देखा जाए तो ओलेक्रोनॉइड प्रोसेस जो थी वो ओलेक्रोनॉइड फोसा में घुस गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या क्या आर्टिकुलेट करते हैं। तो क्या क्या हमने देख लिया कि जो कोरोनॉइड फोसा है, कोरोनॉइड फोसा जो था हमारा, वो हमारा जो कोरोनॉइड प्रोसेस थी ना उसकी उसको अंदर लेता है, मतलब कैसे क्या कह सकते हैं हम इसको, आर्टिकुलेट करता है हमारा। ठीक है, तो इट अकोमोडेट द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना व्हेन हैंड इज फ्लेक्स्ड। तो इट एकोमोडेट, जो कोरोनॉइड फोसा है तो कोरोनॉइड प्रोसेस को ही करेगा, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना व्हेन हैंड इज फ्लेक्स्ड। मैंने अभी आपको मूवमेंट करा के बता दिया था। ओलेक्रोन फोसा, इट accommodate olecranon process when hand is extended। अब रेडियल फोसा रह गया, नाम से पता चल रहा है रेडियल फोसा मतलब जो रेडियल हेड होगा उसको एकोमोडेट करेगा। जैसे कि देखो ये रहा, ये है रेडियल फोसा, तो जब हाथ हमारा फ्लेक्स होगा, जब फ्लेक्स होगा तो देखो रेडियल हेड को एकोमोडेट कर रहा है ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको एकोमोडेट हेड ऑफ रेडियस। तो गाइज इसमें क्या कहते हैं, मैंने सारे स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए आपके, क्या क्या होता है, और अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड के सारे जनरल फीचर्स स्ट्रक्चर्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब गाइज हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमरस के मस्कुलर अटैचमेंट्स को। सो थैंक यू गाइज, कीप सब्सक्राइबिंग एंड like my channel and share my videos as much as you can. Thank you.